नमस्कार बंधुओं, मैं आप सभी का एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो जेल वार्डर और फायरमैन का जो एग्ज़ाम होना है उसकी संभावित तिथि आ चुकी है। वीडियो भी बनाया हुआ था। और यूपी पुलिस में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर टॉपिक पूछा जाता है, जो सब्जेक्ट पूछा जाता है, ये कहें तो हिंदी और रीजनिंग ही पूछी जाती है, क्योंकि मैथमेटिक्स का उतना अहम रोल नहीं होता जितना हिंदी और रीजनिंग का होता है। क्योंकि जीएस में तो कितना भी पढ़ो तो उसमें ये नहीं होता कि उसमें पूर्णतया हम कर लेंगे, लेकिन हाँ, हिंदी और रीजनिंग में ऐसा होता है कि 90% आप कर सकते हैं। वहीं से सफलता के द्वार खुलते हैं और सफलता आसानी से प्रतीत होती है हिंदी में। अब बात करते हैं हिंदी में। एक टॉपिक पर शुरुआत करेंगे और आपके अच्छे खासे आपको नोट्स भी बनते जाएंगे। ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से नोट्स भी मेरे साथ साथ बनाएंगे। आपको देखना कि जो टॉपिक पढ़ाया जाए उसमें और जो आपने पढ़ा हो उससे हो सके तो तुलना करना, आपको कुछ अंतर मिलेगा। और अगर आपको लगे कि वास्तव में अंतर मिला और इस वीडियो से मुझे कुछ ज्ञान मिल रहा है तो आप उसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो, ना लगे तो आप मत करिएगा। चलो शुरुआत करते हैं। हमारा जो पर्पज है वो है जेल पुलिस के लिए, जेल वार्डर बोलते हैं वो फायर, ये जो भर्ती है इसके लिए हमारा चैप्टर होगा। इस बात को याद रखिए। ये वीडियो है तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि इतना मैं आपको बता दूंगा हिंदी में इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और ये वीडियो आपका 4 से 5 घंटे के लगभग बनेगा। जब तक खत्म नहीं होगा टॉपिक तब तक बनेगा और दूसरा टॉपिक भी जोड़ देंगे ताकि आपको कहीं परेशान ना होना पड़े वीडियो सर्च करने के लिए। तो जेल पुलिस और फायर, पहला चैप्टर है इसमें। पहला वर्णमाला, इससे भी पहला आता है हिंदी भाषा का इतिहास, उसको देख लेंगे अगले वीडियो में। शुरुआत यहीं से करते हैं। वर्णमाला, माला भी आप जानते होंगे, मोतियों की माला होती है। मोती होता है, एक एक को जोड़ा जाता है और एक एक को जोड़ जोड़ कर बनाया जाता है माला। अब यहाँ पे लिखा है मोतियों की माला तो नहीं है, यहाँ पे वर्णमाला है, यानी वर्ण की माला है। तो यानी वर्णों को एक एक जोड़ के गूंथा जाएगा, उसको बनाया जाएगा। पहले तो समझ लेते हैं वर्ण क्या होता है। पहले तो समझते हैं वर्ण क्या होता है। जब पहला एक वीडियो मैंने बनाया हो हिंदी का, उसमें वर्ण और अक्षर में हमने अंतर बताया था आपको। वर्ण होता क्या है, जो ध्वनि बोली जाती है, मुख से उच्चारित होती है, उसको लिख दे तो वर्ण का कार्य करती है, वर्ण होती है। तो परिभाषा क्या है, ध्वनि का बताया भी है, फिर भी चलेंगे, शुरुआत से ही चलेंगे, कुछ शून्य से चलेंगे। ध्वनि का लिखते चलिएगा, लिखित रूप, लिखित रूप वर्ण, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ये चीज ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। जैसे बोला गया आ तो आ लिख दिया, जैसे का तो का लिख दिया, पा इस तरह से लिख दिया, तो ये वर्ण ही है। अब अक्षर क्या होता है, तो एक चीज समझो पहले, यहीं पर बताते हैं, लिख लेना कि वर्णमाला पढ़ते हैं तो वर्ण की जरूरत पड़ेगी। तो वर्ण की परिभाषा हमने समझ लिया। क्या समझ लिया कि ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। वर्ण क्या होता है, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है। वर्ण से बनता है क्या, अक्षर, और वर्ण किससे बनता है, तो एक बना के सिक्वेंस आपका बनाते हैं तो ध्वनि से। इस बात को भी याद रखना, पूछा जा सकता है ध्वनि से क्या बनेगा, वर्ण, वर्ण से क्या बनेगा, अक्षर, अक्षर से क्या बनेंगे, शब्द, अक्षर से क्या बनेगा, शब्द, शब्द से क्या बनेगा, पद, पद से क्या बनेगा, वाक्य, वाक्य से क्या बनेगा, वो क्या बनेगी, भाषा। ये बात, इसको भी बहुत अच्छे से नोट करना। आपको कुछ नए अंदाज में ही वर्णमाला आपको पढ़ने को मिलेगी। जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया हुआ था कि
यूट्यूब में कई अच्छे अच्छे मतलब कि वो टीचर हैं जो बहुत ही बेहतर पढ़ाते हैं, तो मैंने उनको तो देखा ही है। और साथ में जो अपने नोट्स है, अपने हिंदी की बुक अच्छी पुस्तकें थी व्याकरण की दृष्टिकोण से, उनका भी अध्ययन मैंने किया है। तो आपको इस वीडियो में कई सारी ऐसी बातें मिलेगी जो शायद एक वीडियो में ना मिलती हो या ना मिली हो आपको। तो क्या मिली बात कि ध्वनि से वर्ण बनता है, यहाँ पर बताया भी हमने, वर्ण से अक्षर बनता है। अक्षर की बात भी यहाँ कर लेंगे, लेकिन शब्द, पद, वाक्य और भाषा क्या होती है इसी क्रम में चलेंगे। पहले ध्वनि पढ़ेंगे, और ध्वनि तो पढ़ लिया, वर्ण भी पढ़ रहे हैं, और वर्ण अक्षर, इसके बाद शब्द पढ़ेंगे। शब्द कैसे होते हैं थोड़ा सा आपको तो बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पढ़ते हैं सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, कोई भी शब्द होता है, जैसे लिख दिया कमल, राम, मोहन, तो ये शब्द हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। विलोम शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, समानार्थी शब्द होते हैं, इस तरह से कई शब्द भी होते हैं, उनका अध्ययन एक टॉपिक है उसमें भी करेंगे। जितना पुलिस में है आपके जेल वार्डर में, फायरमैन में, उतना सब अध्ययन करेंगे यहाँ पर। तो ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, पद, वाक्य, भाषा, याद रखना। ध्वनि से वर्ण, वर्ण से अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्द से पद, पद से वाक्य, और वाक्य से क्या बनती है, भाषा। तो ये हुआ वर्ण। ध्वनि भी समझे, वर्ण भी समझे, और अक्षर भी समझे। आगे चलते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है कि भाषा का क्रम क्या है, कहां किससे भाषा मिलकर बनती है, इस तरह से। अब क्या होता है, वर्ण पढ़ लिया, अब आती है वर्णमाला। बहुत एक एक पॉइंट बनेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। तो वर्णमाला होता है वर्णों के सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित क्यों लिखते हैं बताते हैं, वर्णों के सुव्यवस्थित, देखो ये इस तरह से व्यवस्थित लिखा जाएगा, सुव्यवस्थित, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। सुव्यवस्थित मतलब यह होता है कि ऐसा नहीं है कि जैसे का के बाद अगर खा आता है तो खा ही लिखना, और उतना लिखना नहीं है कि अगर वो बन नहीं रहा, शब्द अगर बन रहा है तो कोई बात नहीं, जैसे कमल लिखा तो का के बाद माँ गया वो चलेगा, लेकिन अगर वर्णमाला लिखना है तो क्रम से ही होना चाहिए, यानी सुव्यवस्थित ढंग से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इधर का ले लो, एक इधर का ले लो, एक स्वर ले लो, एक व्यंजन ले लो, इस तरह से नहीं। तो वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। माला सबको जानते ही हैं, वर्ण किसकी माला, वर्णों की माला, तो वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो एक यहीं पर थोड़ा सा बताते हैं, लिपि। एक होता है लिपि, जैसा कि आप जानते हैं, पढ़ा भी होगा कि देवनागरी लिपि, सुना है, सबने सुना होगा। तो लिपि क्या होती है कि जिस तरह से जो भाषा होती है उसके लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। उसके लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। कैसे, तो किसी भी भाषा, परिभाषा लिखिएगा, किसी भी भाषा के लिखने की व्यवस्था या तरीका, लिखने की व्यवस्था, लिखने की व्यवस्था, किसी भी भाषा के लिखने की व्यवस्था लिपि कहलाती है। यानी उसी भाषा की क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। जैसे हिंदी लिखी जाती है, जैसे हिंदी देखो, हिंदी है, संस्कृत है, हिंदी, संस्कृत और मराठी, ये तीनों जो भाषाएं हैं, इनकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। इनकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा की, मराठी भाषा की। इसके बाद अंग्रेजी भाषा जो है, अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो है रोमन लिपि। रोमन लिपि जैसे कहते हैं ना रोमन अंक में लिखो, तो अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, रोमन लिपि। जैसे उर्दू है, भाषा है, तो इसकी लिपि क्या है, तो अरबी फारसी है। अरबी फारसी लिखते जाना, अरबी फारसी। जिसके पंजाबी भाषा की लिपि है तो ये है गुरुमुखी। गुरुमुखी, गुरुमुखी याद रखना। हिंदी, संस्कृत, मराठी तीनों की लिपि, और भी इसमें भाषाएं हैं, लेकिन ये मुख्य थोड़ी सी थी, वो बताने का मैंने प्रयास किया। हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है, उसकी भाषा है देवनागरी लिपि।
और अंग्रेजी में है रोमन लिपि अंग्रेजी की, उर्दू की अरबी फारसी लिपि और पंजाबी की एक गुरमुखी लिपि। नोट कर लेना। एक पॉइंट और लिखना, जो अधिकतर लिपियां आपने देखा, देवनागरी हो, गुरमुखी हो और अरबी फारसी हो, रोमन हो, तो अधिकतर और भी लिपियां हैं, ऐसा नहीं कितनी ही हैं, जितनी भी लिपियां हैं, जितनी भी अधिकतर लिपियां हैं, तो अधिकतर लिपियों का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी थोड़ा सा ऐसे लिखा जाता है, जानते भी होंगे। हाँ, इस तरह से कुछ और ऐसे बनता है, ब्राह्मी लिपि से होता है। अधिकतर लिपियां कहाँ से आई हैं? तो ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई हैं। और इसी में देवनागरी लिपि भी, ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए बता रहे हैं, देवनागरी लिपि किस लिपि से विकसित हुई है? तो वो है ब्राह्मी लिपि से। क्योंकि अधिकतर अगर आपको विकल्प में आता है तो कई लिपियां अलग अलग होती है, लेकिन अगर अधिकतर आ रहा है तो देवनागरी लिपि किससे विकसित हुई है? तो आंसर होगा आपको क्या? ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। नोट कर लेना, देवनागरी लिपि किस लिपि से विकसित हुई है? तो ब्राह्मी लिपि से, यानी वो उसकी जननी है कही जा सकती है। ये बात समझ में आपको आ गई? आगे बढ़े, इतनी बेसिक बात थी। अब सीधे चलते हैं वर्ण में। बहुत कुछ मिलेगा आपको, तुरंत वीडियो हैरान होकर ना करना, क्योंकि अंतिम तक आपको ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी जो शायद आप पहली बार भी पढ़ रहे होंगे और प्रश्न भी बने। और लास्ट में इसी वीडियो में आपको वर्णमाला से संबंधित जितने उत्तर, मतलब कि जितने पुलिस के एग्जाम हुए हैं आज तक, जितने भी उसके जितने भी सेट पेपर हैं, आए हुए प्रश्न हैं एसआई में भी, तो उसमें हिंदी वर्णमाला से कितने प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न मैं आपको वीडियो के लास्ट में, जैसे ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा, उसमें एक एक प्रश्न को डिस्कस करेंगे, तो आए हुए प्रश्न भी इसी में कवर होंगे। अब बात करेंगे वर्ण की। वर्ण क्या होता है बता दिया। वर्ण के अगर पूछे कि प्रकार कितने होते हैं, प्रश्न बनना शुरू हुआ, तो दो प्रकार से प्रकार पूछेगा। अगर वो पूछता है वर्ण के प्रकार कितने, तो उत्तर बताना 2, विकल्प में है तो। अगर पूछे वर्ण के कुल प्रकार कितने, तो 3। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। और मुख्यता अगर पूछे कि वर्ण के मुख्य प्रकार कितने, पुलिस में पूछा गया प्रश्न 2019 में, वर्ण के मुख्य प्रकार कितने? 2। कौन कौन से? जानते भी हैं, स्वर और कौन सा? व्यंजन। स्वर और कौन सा? व्यंजन। वर्ण के मुख्य प्रकार कितने? 2। 3 कौन कौन से? तो स्वर, व्यंजन और प्लुत, ये कुल में आ जाएगा। अगर पूछे कुल, अगर केवल पूछता है वर्ण के प्रकार कितने, तो अगर 2 या 3 विकल्प, 2 है 3 है विकल्प में दोनों है, तो आप 2 को चुनना। अगर मुख्य पूछता है तो भी, अगर वो पूछे कुल कितने, तो तब जाकर 3 को प्राथमिकता देना, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? सुनो, स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये बात बहुत जरूरी है, इससे भी प्रश्न पुलिस में बना। अभी तो बता रहे हैं, फिर इसके बाद प्रश्न सीधे बताएंगे कैसे बना। ये जो डिफिनेशन लिखी जा रही है ऐसे ही नहीं लिखी जा रही है। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, समझना इसका मतलब। स्वतंत्र क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। अगर मान लो व्यंजन में लिखा है का, तो ये का दिख जरूर रहा है व्यंजन, लेकिन इसमें स्वर है। कैसे? तो देखो, ऐसे वर्णों को तोड़ना सीखो, वर्ण का टुकड़ा करना भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बने। तो जैसे ये का है, तो का ये होगा स्वर रहित का, और इसमें क्या है? आ। तो ये किसकी सहायता? स्वतंत्र क्यों नहीं है? क्योंकि का में क्या है? आ।
वास्तव में देखा जाए तो शुद्ध व्यंजन यही है, क्या? स्वर रहित। शुद्ध व्यंजन अगर बात करें तो ये का ही होगा, ये वाला का। अगर मुझे शुद्ध व्यंजन क्या है इसमें से, ये, तो शुद्ध व्यंजन ये नहीं है, शुद्ध व्यंजन यही होगा, हलंत वाला। इसे बोलते हैं आधा का हिंदी में। और अगर शुद्ध बात करें क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं स्वर रहित का, यानी स्वर से रहित, यानी स्वर से अलग। हाँ, अब इसमें कोई स्वर नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है। तो व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं और ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। जैसे आ लिखा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, अब इसमें कुछ भी नहीं है। आ है तो अपने आप में आ ही है। ये बात समझ में आ गई होगी। स्वतंत्र मतलब क्या होते हैं? इसमें जो दूसरी बात समझते हैं, प्राण वायु पूरा है, दिख रहा है ना, देखते जाते हैं। इसमें क्या होती है? प्राण वायु जो होती है वो स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाती है। स्वतंत्र का मतलब क्या है? जो प्राण वायु है वो स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाती है, स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाती है। और इसमें क्या है व्यंजन में कि प्राण वायु जो है, जो प्राण वायु है वो स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि ये सहायता से बोली जाती है। स्वतंत्र रूप से प्राण वायु स्वतंत्र रूप से, ऐसे ही लिखना लाइन खींचकर, प्राण वायु स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं निकलती, बाहर नहीं निकलती। बात समझ में आ गई हो? प्राण वायु स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है, प्राण वायु स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं निकलती है। अब अगर बात करें तो प्राण वायु क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। एक एक बिंदु को समझाने का प्रयास करेंगे आपको। समझो प्राण वायु क्या होती है, सुना भी होगा। प्राण वायु के आधार पर अल्प प्राण, महाप्राण आगे मिलेंगे भी आज आपको वीडियो में। प्राण वायु क्या होता है? किसी में प्राण वायु ज्यादा होती, किसी में प्राण वायु कम होती, किसी भी वर्ण की। जब कोई वर्ण या शब्द लिखिए, जब कोई, लिखते चलिए, जब कोई वर्ण, शब्द, जब कोई वर्ण या शब्द, अक्षर, वाक्य उच्चारित किया जाता है, उच्चारित किया जाता है, उच्चारित किया जाता है, तो उसके साथ, तो उसके साथ, तो उसके साथ वायु भी बाहर आती है, तो उसके साथ वायु भी बाहर आती है। अब जैसे देखो, कोई भी वर्ण ही ले लो, कोई वर्ण बोला जाता है तो इसे का बोला गया, फिर बोला गया खा। तो आप देख पा रहे होंगे कि किसी में जो वायु है वो मुख के द्वारा कम आती है, और किसी वर्ण या शब्द या वाक्य को बोलने में प्राण वायु क्या आती है? कम, और किसी में ज्यादा आती है। तो यही प्राण वायु क्या है कि जो वायु निकलती उसे बोलते हैं क्या? प्राण वायु। अब देखते हैं, अब एक एक बिंदु पर बात करेंगे। स्वर क्या होता है? देखो, स्वर क्या होता है? स्वर परिभाषा क्या होती है? जैसे कि बताया गया कि अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, तो परिभाषा दी गई क्या? स्वर को बोलने के लिए, लिखते जाना साथ में, स्वर को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं होती, किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं होती। कैसे? इसका टुकड़ा करो शब्द का, शब्द का जो टुकड़ा होगा तो ये होता है स्वर का, हो जाता है टुकड़ा स्व प्लस अर। स्व माने अपने आप से, स्व माने अपने आप से, अर माने उच्चारण, जिसका क्या हो? अपने आप से उच्चारण, जिसका क्या हो? अपने आप से उच्चारण, तो क्या कहलाता है? स्वर। अब देखते हैं इसकी संख्या।
सामान्यतया देखा जाए तो स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 11 होती है। लेकिन याद रखना कौन कौन से 11 होते हैं देखना ध्यान से, लिखना भी पड़ेगा। छोटा आ, छोटा बड़ा आ, ऐसा हम लोगों ने सामान्यतया बोला है, सबने बोला है, कोई नई बात नहीं है, ये बताया भी गया है। लेकिन अब अगर शुद्ध देखो क्या बोला जाएगा, इसका उच्चारण क्या होता है शुद्ध बोलने का। लघु आ, दीर्घ आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, लघु री। देखो एक होती है लघु री और एक होती है दीर्घ री। और जो ये लघु री है सिंगल एक बनाए घुमाओ, अगर यहीं पर ये इस तरह से ये दो बना देता है तो ये है दीर्घ री, ये है तुम्हारा दीर्घ री और ये है लघु री, क्योंकि सब में लघु दीर्घ का कॉम्बिनेशन चल रहा है, लघु री। अब इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, इसका दीर्घ री का। हिंदी में जो प्रयोग होता है वो होता है लघु री का, याद रखना, ये संस्कृत में होता है। इसके बाद 11 गिनना है हमको, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। इसके बाद ए, ऐ, ओ और क्या औ, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक कितने हो गए 11। री वाली बात भी आपको समझ में आ गई, तो 11 नोट कर लेना। इसके बाद एक व्याकरण, इसके बाद एक नई बात यहाँ पर बताते हैं तुमको। इसमें स्वरों की संख्या तो 11 है, कोई दिक्कत नहीं। अभी जब आगे प्रश्न बनेंगे मात्राओं की गिनती, तो ये जो आ होती है आ, ये जो लघु आ है, जिसको हम लोग छोटा से जानते हैं लघु आ है, तो इसकी मात्रा नहीं होती है, मात्रा इसकी नहीं होती है। अगर पूछे स्वरों की संख्या कितनी तो 11, अगर पूछे मात्राओं की संख्या कितनी, अंतर समझना दोनों में। स्वरों की संख्या 11, मात्राओं की संख्या कितनी, तो मात्राओं की संख्या कितनी होगी 10। क्यों 10, 11 क्यों नहीं होगी, क्योंकि छोटा आ जो होता है या लघु आ जो होता है, लघु आ ही बोलेंगे, लघु आ की मात्रा नहीं होती। बात समझ में आ गई। लघु आ की मात्रा नहीं गिनी जाती, मात्राओं गणना भी नियम आएगा तो वहां पर और समझ में आएगा। तो अभी याद रखना मात्राओं की संख्या क्या होती है 10, 11 में से 11 क्यों नहीं, क्योंकि आ की नहीं होती। इसके बाद एक व्याकरणाचार्य आते हैं पंडित भोलानाथ तिवारी, पूछ सकता है लेकिन संभावना ना के बराबर। पंडित भोलानाथ तिवारी आते हैं, पंडित भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो होते हैं स्वर होते हैं वो होते हैं 10। किसके अनुसार, पंडित भोलानाथ तिवारी के अनुसार। इन्होंने कितने स्वर माने, 10 स्वर माने। इन्होंने किसको नहीं माना, तो इन्होंने कहा है जो ये लघु ही था इसको हम नहीं मानते, इसको इन्होंने स्वीकार नहीं किया। तब जाके क्या हो गए 10। आपको बिंदु समझ में आ रहे होंगे। आगे देखो, पंडित भोलानाथ तिवारी 10 ये रही, ठीक। इसके बाद संस्कृत में पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूजन ना हो, कभी कभी मिल जाए। संस्कृत में स्वर को बोलते हैं जैसे हिंदी में स्वर बोलते हैं आ ई उ, तो इसमें बोलते हैं अच। संस्कृत में स्वरों को क्या बोलते हैं, अच। और अच की संख्या होती है 12। यानी कह सकते हैं कि संस्कृत में जो स्वर होते हैं वो होते हैं 13, माफ कीजिए 13 होते हैं। कौन, 11 तो आपके होंगे हिंदी में होते हैं 11, तो वो ले लिया। हमने बताया था ये दीर्घ री, इसके बाद ये री, ली, री, ली, ला में लगाया ये, तो ये कितने हो गए 11, 12 और 13। तो संस्कृत में स्वर कितने हो जाते हैं 13।
खैर ये भी पूछने वाली बात नहीं है क्योंकि हिंदी व्याकरण है कोर्स में, फिर भी जानकारी के लिए बता दिया। अच कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब चलेंगे स्वरों के प्रकार। स्वरों के, हेडिंग डालना, स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार। प्रकार कई होते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। जैसे पहला प्रकार, बहुत ध्यान समझना, प्रश्न यहाँ से भी बहुत कम पूछे गए। प्रश्न जो अपने पुलिस में अभी तक बने वो ज्यादातर जो बने, अगर 100% वर्ण से देखा जाए तो बने व्यंजन से और 10% ही स्वर से बने। फिर भी लेकिन 10% ही, क्योंकि एक भी प्रश्न ना छूटे। आपको 3 सब्जेक्ट तो कंप्लीट रखना ही है, हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीएस में। तो मैथमेटिक्स भी पढ़ी जा सकती है, जीएस में कई भाग होते हैं जो बहुत पढ़ना होता है। हिंदी में उतना कोर्स नहीं है जितना जीएस की तुलना में बहुत ही कम है, और नंबर भी आपके 37 प्रश्न आते हैं। तो पहला है मात्रा, किसके आधार पर विभाजन होगा? मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार, लगने वाले समय के आधार पर। स्वर का क्या बताया गया? स्वरों के प्रकार में पहला हमने भाग लिया, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार, हेडिंग डालना, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। 3 प्रकार। नंबर एक मूल स्वर, ह्रस्व स्वर जानते हैं ज्यादा, प्राय ह्रस्व स्वर लिखे हैं। ह्रस्व नहीं बोला जाता है ह्रीश्व, ह्रीश्व स्वर, दीर्घ स्वर, और एक होता है प्लुत स्वर। एक बात यहाँ से साफ आपको समझ में आ रही होगी क्या? हमने यहाँ पर शुरुआत में बताया था वर्ण के मुख्य प्रकार होते हैं। तो अगर मात्रा या उच्चारण के लगने वाले समय के आधार पर पूछे कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर के प्रकार होते हैं 3। अब कभी कभी क्या होता है, स्वर के प्रकार पूछता है तो उसमें ये आ जाता है ना कि स्वर और व्यंजन 2 बातें याद होती है। तो प्रश्न को हमने ध्यान से अगर नहीं पढ़ा तो हमारा उत्तर दो ही हम लोग दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आगे देखें, अब एक एक पे बात करेंगे। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और बताया था प्लुत स्वर। इनके नाम होते हैं, कई नाम से जाने जाते हैं। जैसे हमने अभी लिखा था, ह्रस्व स्वर का नाम दिया था मूल स्वर, पूछा जाता है। एक मात्रिक स्वर, इसी का नाम है एक मात्रिक स्वर, क्योंकि एक मात्रा हो। जब छंद पढ़ाएंगे वहां पर मात्राओं की गणना होगी। एक मात्रिक स्वर। इसके बाद लघु स्वर, इसी को बोलते लघु स्वर। लघु स्वर के बाद छोटा स्वर, इस नाम से छोटा भी होता है। इतने इसके नाम है। अब दीर्घ स्वर में क्या होता है? गुरु। इसके बाद गुरु स्वर, इसके बाद द्विमात्रिक स्वर, क्योंकि मात्राएं कितनी होंगी इसमें? द्विमात्रिक स्वर। देखते जाते, अन्य नाम इसका जो है वो है द्विमात्रिक स्वर हो गया। इसके बाद आता है संधि स्वर। क्यों?
संधि स्वर इसलिए क्योंकि दीर्घ स्वर का प्रयोग संधियों में होता है। पुलुत स्वर इसका प्रयोग संस्कृत में होता है, इसका नाम नहीं, इसका प्रयोग क्या होता है, संस्कृत में होता है। संस्कृत कृत बोला जाता है वैसे, चलो सारी वाली और जो भाषा है उसी में हम लोग बोल देते हैं, आदत होती है। इसका प्रयोग संस्कृत में होता है, नोट करना, नोट कर लो, नोट होगा। आप हेडिंग डालो ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर नाम बता दिया, परिभाषा क्या होती है, इनको बोलने में यानी इनको उच्चारित करने में कितना समय लगता है, तो कम समय लगता है, कम समय लगता है, लिख देना। इन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, इन स्वरों को बोलने के उच्चारण में कम समय लगता है। इनकी संख्या कितनी होती है, ये महत्वपूर्ण है, परिभाषा भी महत्वपूर्ण है। संख्या होती है 4। कौन कौन से, लघु लघु ई, इसके बाद लघु उ, और जो हमने पढ़ा था लघु री, यानी सब लघु, एक मात्रिक वाले, नोट कर लेना। आ ई उ और क्या, री, ये है आपकी क्या, ह्रस्व स्वर के अंदर। समय कितना, तो बोलने में कम समय लगता है। संख्या कितनी, 4। अगली हेडिंग दीर्घ स्वर। नाम पता है इसके, इनको बोलने में, लिख देना, इन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर की तुलना में ज्यादा समय लगता है, ज्यादा समय लगता है, ज्यादा समय लगता है। किसकी तुलना में, ह्रस्व स्वर की बोलने की तुलना में, कहीं कहीं दुगना भी लिखा है, ज्यादा समय लगता है। इनकी जो संख्या होगी, तो जब 4 उसमें हो गई तो इसमें कितने बचे, 7। एक बहुत अच्छा बिंदु इसमें देखना, कौन कौन से, आ ई, वही लघु और दीर्घ कॉम्बिनेशन, ओ ए ऐ ओ औ, इस तरह से आ ई उ ए ऐ ओ औ। अब ये देखो यहाँ पर एक नई बात, ये हो गए, देखो 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 हैं, तो 7, लेकिन इनमें भी विभाजन है। ये जो आ है, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, इन्हें बोला जाता है सजातीय स्वर, इन्हें बोला जाता है सजातीय स्वर। ये बीच में मान लो प्लस मान लो, तब जाके 11 हो गए, इनका विभाजन अलग से। और जो ये हिस्सा ए ऐ ओ और ओ का, इन्हें बोला जाता है विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। और तब नाम इन दोनों के योग से बनता है क्या, संधि स्वर। एक तरह से फॉर्म सूत्र भी होता है संधि स्वर। संधि स्वर क्या है, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर का योग। लिखना अच्छे से, सजातीय स्वर ये कौन कौन से, संख्या 3, विजातीय स्वर कितने, 4। कई बिंदु बन रहे हैं जो महत्वपूर्ण है और आपको समझ कर याद करना है। आगे चलते हैं, पुलुत स्वर देख लेते हैं इसको भी, क्यों आ रहा है तो इसका मतलब कि पुलुत स्वर। देखो पुलुत स्वर में क्या होता है, उसमें ह्रस्व से जो ह्रस्व स्वर था उसमें दुगना अगर समय लगता था तो दीर्घ हुआ था। अगर ह्रस्व से आपका 3 गुना समय लगे तो पुलुत स्वर होता है। कितने गुना समय, अगर ह्रस्व स्वर से बोलने में 3 गुना ज्यादा समय लगता है
तो पुलुत स्वर के अंतर्गत आता है। अब कैसे होता है पुलुत स्वर, क्या आपने दैनिक जीवन में इसके उदाहरण है तो वो देखो। तो परिभाषा क्या है, ह्रस्व स्वर की लिख लेना। किसी भी स्वर का उच्चारण लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, किसी भी स्वर का उच्चारण बिना रुके लंबे समय के लिए करते हैं, बिना रुके लंबे समय के लिए करते हैं। या दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि ह्रस्व से 3 गुना या तिगुना समय लगता है, ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, ये भी बात सही है। एक बात समझना है यहाँ पर, जो लघु है, लघु नहीं, जो ह्रस्व स्वर है उसमें एक मात्रा होती है, जो दीर्घ स्वर है उसमें 2 मात्राएं मानी जाती हैं, और जो पुलुत स्वर है उसमें 2 से अधिक यानी उसमें 3 मात्राएं मानी जाती हैं, उसमें 3 मात्राएं मानी जाती हैं। इस जो ये 2 होता है, जो यस के आकार का बनता है, लिखा होता है 2 में ऐसे ऐसे करके लिख दिया जाता है ना, आई एस, तो इसको हिंदी में जो बोलते हैं वो बोलते हैं, अपने अगर देखा अवग्रह, क्या बोलते हैं, अवग्रह, पूजन में काम आता है, देखा भी होगा, अवग्रह बोलते हैं, इस अवग्रह बोलते हैं इसे। जैसे पुलुत का उदाहरण बोलते हैं, जैसे लिखा होता है ओम, इस तरह से लिखा होता है, देखा होगा ओम, और ऐसे भी लिखा होता है, ऐसे। जो ये देखो ओम का ये 3 बना होता है, ये 3 ही दिखता है, और ये बता देता है कि ये किसके अंतर्गत आ रहा है, पुलुत स्वर के अंतर्गत। इसका मतलब, इस 3 का मतलब ये होता है कि ओम बोलना कैसे, तो ऐसा नहीं बोल देना है कि ओम ना, ओम को बोलने का मतलब है कि ये जो ओ है इसको 3 बार, यानी इसमें तिगुना समय लगना चाहिए। जैसे ओ है वो दीर्घ में, उसमें दुगुना लगता है, लेकिन इसमें तिगुना लगना चाहिए, यानी कहने का से इसको 3 बार बोलना चाहिए, ओम, इस तरह से। तो हमारी बात ये समझ में आपको आ गई होगी, ये 3 ही लिखा है हिंदी का, इस तरह से 3, ओ को कितनी बार बोलना है, 3 बार बोलना है। और इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे पटाखे की आवाज होती है या हार्न होता है जो बजाया जाता है, तो उसकी कंपन कुछ देर तक उसकी आवाज आती रहती है, और वही जो कंपन से ध्वनि आती है वही प्लुत कहलाती है। दूसरे आसान शब्दों में कि जो पटाखा, मतलब जो पटाखा होता है वो फूटने के बाद वो आवाज एकदम आई, इसके बाद कुछ देर तक कंपन होता रहता है, और जो कंपन होता रहता है, आप साइकिल ले ले उदाहरण में, साइकिल घंटी है, एक बार बजा दिया, हाथ हटा लिया, इसके बाद फिर भी वहां पे कंपन होता रहता है, और जो कंपन होता ही रहता है काफी देर तक, तो वही है प्लुत, यानी वही है प्लुत ध्वनि, और उसी को माना गया पुलुत स्वर। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम अपनी भाषा में लिख भी सकते हैं कि पटाखे के फूटने के बाद की आवाज गूंजती है, पटाखे के फूटने के बाद की आवाज गूंजती है, पटाखे के फूटने के बाद की आवाज गूंजती है, जिसे पुलुत ध्वनि कहते हैं, जैसे पुलुत ध्वनि कहते हैं। देखो पुलुत क्या होता है, जैसे कभी कभी इस तरह शब्द लिखा होता है, जैसे बोल दिएगा मैया, और इस तरह से लिखा होता है बार बार डॉट 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 डॉट, मतलब कि इसकी सीमा नहीं कहाँ तक, मैया ऐसे करके, ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, बस ये समझना है आपको कि मैया ये करके इस तरह से आवाज अंत तक जाती रहती है, गूंज रही है, कहने मतलब हो कि इसका अंत नहीं हुआ, मैया कहने वाला अंत नहीं हुआ। इसका लॉजिक ये है कि मैया कहने के बाद अभी ये अनवरत जारी है, तो इस तरह से ये क्या है, किसका प्रतीक है, पुलुत का। अगर ऐसा कहीं लिखता है तो पूछता है कौन स्वर है, तो इसको पुलुत मानेंगे, पुलुत स्वर के अंतर्गत। अब बात आती है पुलुत स्वरों की संख्या कितनी। आपने देखा जो ह्रस्व स्वर है उनकी संख्या देखी थी 4,
जो दीर्घ स्वर हैं उनकी संख्या देखी थी 7। अब बात आती है पुलुत स्वर की संख्या कितनी। तो पुलुत स्वर की संख्या होती है 8। कौन कौन से? तो बताया गया पुलुत स्वर जो होते हैं आपके वो होते हैं छोटा आ कहते हैं, लेकिन सही बोला जाए तो इसे बोलते हैं लघु आ। मैं बार बार जोड़ दे रहा हूं, लघु आ प्लस दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर थे कितने? तो आप कहोगे 7। तो 7 दीर्घ, 1 लघु से लिया गया, ह्रस्व स्वर से लिया गया। कुल मिलाकर कितने स्वर हुए? 8। तो पुलुत स्वरों की संख्या कितनी हुई? 8। पुलुत, एक बात और याद रखना, पॉइंट बना के लिख लेना कि पुलुत बताया भी था स्वरों का प्रयोग संधि में नहीं होता। पुलुत स्वरों का प्रयोग संधि में नहीं होता। पुलुत स्वरों का प्रयोग संधि में नहीं होता। और इसकी मात्रा जो होती है इसे त्रैमात्रिक स्वर बोलते हैं। 3 मात्राओं वाला होता है, त्रैमात्रिक स्वर बोलते हैं। एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रैमात्रिक स्वर होता है। ये बात है, अप्रयोग होता है बस। अब ये याद रखना, बाद में छोड़कर ये सब। ये संख्या है 8, लेकिन जो संधि में होता है तो वो संधि वाले अंतर्गत आते हैं। बस इसमें समझ लो पुरुष स्वरों का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद आता है ओष्ठाकृत के आधार पर। ओष्ठाकृत के आधार पर, ओष्ठाकृत के आधार, ओष्ठाकृत के आधार पर अभी जब संधि पढ़ेंगे तब जाके पता लगेगा कि ये पढ़ते तो ओष्ठाकृत ही है, लेकिन वो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ बन जाते हैं और उसका लोप भी हो जाता है। तो इस तरह से लिखा है तो ओष्ठाकृति, और लिखा है ये क्या है? ओष्ठ आकृति लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। तो ओष्ठाकृत के आधार पर स्वरों के प्रकार 2 प्रकार, ये भी महत्वपूर्ण है। वृत्ताकार स्वर और दूसरी स्थिति में दीर्घ वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर अगर टुकड़ा करें तो वृत्त प्लस आकार। ऐसे स्वर जिनको बोलते समय जो हमारा मुख है, जो ओष्ठ है, ओष्ठ कहना ज्यादा सही होगा, जो ओष्ठ है वो वृत्त का रूप धारण करे, यानी वृत्त का आकार बने, जैसे ओ, इस तरह से। बात शायद समझ में आपको आ गई होगी। इनकी संख्या होती है आपकी 4। कैसे? जैसे ऊ, ओ, और क्या? और बहुत ज्यादा सरल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है वृत्ताकार स्वर। कितनी संख्या में है? 4। क्योंकि देखो ऊ में भी बना आकार, ऊ, ओ, यानी ओष्ठ क्या कर रहे हैं? वृत्त का रूप धारण करते हुए प्रतीत होते हैं अगर इन स्वरों को बोलते हैं तो। अब बात करते हैं इसमें अवृत्ताकार स्वर। हमने ग्रंथ लिख दिया था, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। माफ कीजिए, वहां पे गलती थी थोड़ी सी। अवृत्ताकार स्वर यानी जिसमें वृत्त ना बने, तो 4 जब इसमें हो गए तो 7 संख्या इसमें होंगे। संख्या में कितने होंगे? 7। कौन कौन से? लघु आ, दीर्घ आ, लघु ई, दीर्घ ई, और ये लघु री, इसके बाद ए, इसके बाद आई। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गए आपके क्या? अवृत्ताकार स्वर। एक बार और समझ लो, वृत्ताकार स्वर जिनको बोलने में हमारे जो ओष्ठ हैं वो वृत्त का रूप धारण करें, वृत्त के जैसे बने यानी गोलाकार बने। तो ओ और औ बोलकर भी चेक कर सकते हैं, आप जांच सकते हैं। 4 होगी संख्या। अवृत्ताकार जिसमें वृत्त का निर्माण ना हो, वृत्त ना बने, वृत्त बनने जैसा प्रतीत ना हो, तो इसकी संख्या कितनी होती? 7।
आ बड़ा ई इस तरह से आता है। अब कोष्ठाकृति हो गया, ये भी महत्वपूर्ण है। अब अगली बात, तीसरी बात है जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो स्वरों के प्रकार का विभाजन है, याद रखना, ये याद करना होता है थोड़ा सा। देखो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? अग्र स्वर, इसके बाद मध्य स्वर और पश्च स्वर। देखो तीनों बातें क्या होती हैं, इसमें 3 स्वर आ गए, अग्र मध्य और पश्च। याद रखना, इसको थोड़ा याद करना आपको सिखाते हैं। जो मध्य स्वर है उसमें आएगा सिर्फ और सिर्फ आक, यानी लघु आएगा मध्य में, केवल क्या आएगा? लघु आएगा मध्य में। पश्च स्वर क्या होगा? इसके बाद इसको तुरंत याद करना। कैसे? एक बात याद रखना, तो मध्य स्वर की संख्या अगर देखी जाए तो इसमें नीचे बढ़िया अच्छे से लिख लेना अपना संख्या, तो आपको एक अच्छा नोट्स भी बनेगा और हमेशा आप रिवीजन करेंगे तो याद बातें हो जाएंगी। संख्या कितनी? 1। इसकी संख्या होती है 5। किसकी? पश्च स्वर की कितनी होती है? 5। और इसकी भी कितनी होगी? 5, 1 को 6, और इसकी भी क्या होगी संख्या? 5, क्योंकि 11 का ये तो विभाजन है। अब पश्च में कौन कौन से 5 आते हैं और अग्र में कौन कौन से 5 आते हैं, ये देखने वाली बात होती है। पश्च स्वर में बताया गया, थोड़ा सा तरीका याद रखना। जैसे जिन स्वरों में, जैसे हमने लिखा आ, इस तरह से लिख दिया, इस तरह से ये भी आ लिख दिया, ये ऊ लिख दिया, ये भी लिख दिया, इस तरह से हमने लिखा। इसके बाद ओ भी लिख दिया और इस तरह से ओ भी लिख दिया। ध्यान देना, हमने कहा है आ तो याद कर ही लिया है, इसको हटा दो। इसके बाद जितने भी आपको ये वर्ण दिख रहे हैं, ये 5, इसमें देखो जो 3 की आकृति है, याद करने का तरीका है, जो 3 की आकृति है ये दिख रही है, ये आकृति बनी, ये भी बनी, ये भी बनी, और ये भी बनी, और ये भी बनी। तो हम कह सकते हैं जो इसमें पश्च स्वर में आएगा उसमें 3 की आकृति बनती हुई नजर आ रही है, तो इसको लिखना आसान हो जाएगा, याद करना भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, छोटा तो हुआ था, फिर तुम्हारा लघु हो गया तो दीर्घ हो जाएगा, इसके बाद ऊ हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? औ। देखो बात समझ में आपको आ रही है? आ, ऊ, ओ। अब जो बचता है उसको लिख देंगे। क्या बचा? तो लघु ई, दीर्घ ई, ए, आए, और क्या बचता है? रे। ये याद करना थोड़ा सा, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत आसानी से याद होगा। एक बार फिर भी लिख लेते हैं, एक बार और याद करते हैं। ये किसके आधार पर स्वरों के प्रकार से? तो आप कहोगे कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, जीव की वृत्ताकार ओ ओष्ठाकृत तो इजी था, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के प्रकार बताए गए थे। 3 प्रकार: अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मध्य स्वर हमने कहा कि इसमें सिर्फ और लिखना आप क्या? आ, लघु आ का प्रयोग करना। तो इसकी संख्या कितनी हो गई? तो आप कहोगे संख्या की दृष्टिकोण से 1। इसके बाद पश्च स्वर में संख्या कितनी हो गई? तो आप कहोगे 5।
और इसमें 5, तो इसमें देखो अग्र स्वर में संख्या कितनी हो गई, तो हो गई 5। ना भी लिखें संख्या पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि ये रटना कैसे है, ये याद करना कैसे है। जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ, और जहाँ याद करने वाली बात होगी वहाँ पर याद भी करना होगा। अब यहाँ पर हम थंबनेल में लिख दें कि नहीं पूरा समझना है, कुछ बातें तो याद करनी ही पड़ती हैं। और जो लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि तो ऐसे ट्रिक जिसमें याद नहीं करना, तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो याद करना ही पड़ेगा आपको। इसके बाद देखो पश्च स्वर, इसमें जिसमें एक सिंबल होता है 3 का इस तरह से, अगर जिसमें ये आकृति बन रही है वो पश्च स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। बस ये थोड़ा सा याद करने का लॉजिक है। जैसे ये तो लिख गया, लघु हुआ तो हमने लिख लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे दीर्घा, इसके बाद लिखेंगे ये 3 की आकृति उ बनता है, इसके बाद लघु दीर्घ उ लघु दोनों बनते हैं, इसके बाद ओ भी बनता है, और क्या बनता है, औ भी बनता है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अग्र स्वर की बात करें, जो बचेगा उसको लिख देंगे लघु ई, दीर्घ ई, ए, ऐ, और क्या बचता है, री। कौन सी री, तो आप कहोगे लघु। तो ये आपका जो चार्ट है, आप इसको अच्छे से नोट करना, और उम्मीद यही करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। अगली बात, ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत सामान्य थी, और अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर में इसमें भी कुछ शॉर्टकट बन गया था। तो यहाँ तक तो हमें नहीं लगता कि आपको कुछ याद करना पड़ेगा बहुत जोर देकर, लेकिन आगे की जो बात है उसमें कोई शॉर्टकट, कोई ट्रिक, कोई लॉजिक ऐसा नहीं है जो मैं आपको बता दूँ। उसको तो आपको सीधे परिभाषा के अनुसार ही समझना होगा, या सीधी सी भाषा में कहें तो उसको आपको रटना ही होगा, क्योंकि उसमें कुछ नहीं बना शॉर्टकट। जैसे उसमें 3 की आकृति थी वो कर दिया, ओष्ठ आकृति दिखी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो समझने का प्रयास करो ऐसा क्यों, अगर आपको बने तो अच्छी बात है। तीसरी बात क्या है, तालु की स्थिति, तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं तो ये समझो। इसमें प्रकार आएंगे आपके 4, इसमें आपके प्रकार आएंगे 4। कौन कौन से, पहला आएगा समृद्ध स्वर, ये थोड़ी शब्दावली है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। समृद्ध स्वर, फिर भी कुछ बता देंगे। समृद्ध स्वर पहली बात। दूसरी बात आती है विव्रत स्वर, विव्रत स्वर, विव्रत स्वर। तीसरी बात अर्ध समृद्ध स्वर, दोनों का आधा आधा लिखेंगे, समृद्ध, विव्रत, अर्ध समृद्ध। ये थोड़ा सा कठिन है याद करने में, टफ है। और इसके बाद चौथी बात जो है अपनी, वो है अर्ध विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर। समृद्ध का अर्थ होता है, समृद्ध का अर्थ, और विव्रत का अर्थ। विव्रत का अर्थ होता है खुला हुआ, और समृद्ध का अर्थ है बंद। यहाँ पर खुला और बंद से आशय यह है कि यहाँ पर खुला और बंद से आशय यह है कि जैसे मान लो ये इस तरह से तालु थोड़ा बनाने प्रयास करेंगे, इस तरह से ये बिंदु मान लो इस तरह से, तो इसका मतलब यह है कि जब कोई वर्ण हम बोलेंगे तो उसमें जो तालु की स्थिति होगी वो किसी में ज़्यादा खुलेगी, किसी में बंद होगी,
किसी में कम खुलेगी, किसी में ज्यादा खुलेगी। इसका मतलब यहाँ से खुला और बंद सी यही है। तो कहने का आशा यही है कि सीधे ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद ही करना होगा। एक ही बिंदु है जो ये थोड़ा सा टफ होता है, इसको याद ही करना होता है। समृद्ध स्वर, बस एक बात बताते हैं, विभ्रत स्वर में हम आते हैं जो तुम्हारा होता है दीर्घ आ, वो केवल इसमें आता है, तो इसलिए इसकी संख्या में ये हो जाता है 1, यानी संख्या में कितने हो गए 1। इसके बाद जो आपका समृद्ध स्वर होता है इसमें होता है ई, दीर्घ ई, ओ, दीर्घ ओ और री, इस तरह से लिख दिया। तो इसकी संख्या हो गई कितनी, तो आप देख पा रहे होंगे 5। कुल संख्या हमने लिख ली अभी तक कितनी 6, बचते हैं कितने 5। बचता है आपका अर्ध समृद्ध स्वर। तो अर्ध समृद्ध में होता है ए और होता है आपका ओ, तो इसकी संख्या कितनी हो गई, तो आपको हो गई 2। तो कुल स्वर कितने हो गए 5 और 1 6, 6 और 2 कितने 8, बचते हैं कितने 3। 3 किसमें आएंगे, तो 3 आएंगे अर्धविभ्रत। कौन कौन, आ, ए और क्या ओ। फिर भी कुछ बनेगा तो बना लेना, जैसे आ तो इसमें खैर कॉमन रखना, तो इसमें तो याद रखने वाली बात रखना, इसमें ई ऊ एक इतना याद करना, इसमें 2 आते हैं ए और ओ, और जो बचेगा उसमें चला जाएगा। कहने का सही है कि विभ्रत स्वर में तो आप याद रखना कि जो आपका दीर्घ आ होता है वो हो जाता है। इसके बाद समृद्ध स्वर याद कर लेना, अगर समृद्ध स्वर ना याद करें तो अर्ध समृद्ध याद कर लें, क्योंकि ये कम है, क्योंकि ए ओ यानी ए और ओ लास्ट में अर्ध विभ्रत में, और ए और ओ अर्ध समृद्ध में, बचता है आ, इसमें हो जाएगा, शेष इसमें आ जाएंगे। आप कोई 2 याद करने होंगे, एक सोता बन जाएगा और ये दीर्घ आ तो है ही, तो 2 आपको इसमें याद करने होंगे। और ये बात आपको यहाँ पर कोई शॉर्टकट कोई ट्रिक कुछ भी नहीं है, वो आपको अपने लॉजिक से याद करना है, अपने सेंस से याद करना है। कैसे याद करेंगे वो आपके माइंड की बात है। फिर भी इसको हम तो ये कहेंगे आप इसको जैसे बने आप रटना है इसको एक क्रम से, समृद्ध, विभ्रत, अर्ध समृद्ध, अर्ध विभ्रत। बहुत कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी कोर्स में है, सिलेबस में है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, नोट कर सकते हैं। चौथी बात, नासिका के आधार पर स्वरों के प्रकार। नासिका के आधार पर स्वरों के प्रकार। देखो एक बात मैंने बताया था, एक वीडियो में बताया भी है, अगर आपने देखा हो तो जो ये धा होता है, हमने बताया था कुछ ऐसे वर्ण हैं जो ऊपर से कर्व का निर्माण यानी वक्र का यानी घूम जाते हैं। आप ये कह सकते हो कि जब घूम जाते हैं जो वर्ण, तो उसमें सिरोरेखा जो होती है वो नहीं गुजरती है। इसलिए जो आधार शब्द मैंने लिखा तो उसमें आपने देखा होगा था से इसमें तो गुजरेगी, लेकिन जो ये धा है ये जो घूम रहा है इसमें सिरोरेखा कभी नहीं गुजरती है। ये लिखने का तरीका है, शुद्धिकरण में इसको और अच्छे से बताएंगे। नासिका के आधार पर स्वरों के प्रकार। नासिका के आधार पर स्वरों के प्रकार, एडिट डालना, नासिका के आधार पर स्वरों के प्रकार। जो बात बोलने वाली होगी बोल देंगे, और जो बात आप लिख सकते हैं साथ में लिखना, और जो मुझे लगेगा कि यहाँ बात बोलने वाली है तो मैं आपको बोल दूंगा। प्रकार पहला आता है निर्नासिक, निर्नुनासिक, और दूसरा आता है अनुनासिक, अनुनासिक। निर्नुनासिक, अनुनासिक क्या होता है देखना। निर माने उपसर्ग है, अनुनासिक 2 उपसर्ग है, निर अनु
और नासिक, नाम से स्पष्ट, निर उपसर्ग, अनु उपसर्ग, नासिका अनुनासिक, मूल शब्द निर, स्वरवही तो हुआ तो ये आगे गया, निर अनुनासिका, निर माने नहीं, अनु माने सहायता से, नासिका माने नासिका से, जो नासिका की सहायता से ना बोले जाए, ऐसे स्वर जो नासिका की सहायता से नहीं बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं निर्नुनासिक स्वर। निर्नुनासिक में प्रश्न यह भी बना कि जैसे जब प्रत्यय उपसर्ग मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी एक बात बताऊंगा कि प्रत्यय उपसर्ग में दो बातें होती हैं, प्रत्यय होता है, उपसर्ग होता है और एक मूल शब्द छाटना आता है। तो मूल शब्द छाटना भी क्या है इसमें, नासिका या नासिका। तो जो ऐसे स्वर जो नासिका की सहायता से नहीं बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, निर्नुनासिक। अर्थात कह सकते हैं किसकी सहायता से, जिसमें मुख का पूरा पूरा जोर पड़े। जैसे सभी स्वर लिखते हैं केवल आ ई उ री ए ओ और क्या औ, यहाँ तक, ये 11 लिखा नहीं, ये है निर्नुनासिक। अनुनासिक क्या होता है, देखो इसका टुकड़ा क्या करेंगे, अनु प्लस नासिक, नासिका की सहायता से, जिसमें प्राणवायु नासिका की सहायता से बाहर निकले। जैसे ये जो होता है इस तरह से लिखते हैं ना, इस तरह से, इसमें चंद्र बिंदु लगती है, अर्धचिंता का बिंदु लगती है, इस तरह से सभी लग जाती है, सभी में लगती है। अब इसमें वो है शिरोरेखा, इसमें वो जगह नहीं है लगाने की चंद्र बिंदु, तो इसमें क्या लगेगा, इस तरह से। तो इसमें कुछ इसमें कोई किसी चिन्ह का प्रयोग हो जाए तो उसमें क्या कहेंगे, जैसे आंचल लिखा जाता है, आंचल, तो आंचल, तो इसमें नासिका की सहायता लेनी पड़ी आंचल लिखने में। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये निर्नुनासिक और अनुनासिक में अंतर। अगर सीधे सीधे स्वर लिखे हैं तो उन्हें निर्नुनासिक बोलेंगे, अगर उसमें कुछ अर्धचंद्राकार चंद्राकार का प्रयोग हुआ है तो उसमें बोलेंगे अनुनासिक। अर्धचंद्राकार चंद्राकार क्या होता है उसकी चर्चा अभी आगे हाल करते हैं बहुत जल्द। तो नासिका के आधार पर स्वरों के प्रकार हो। फिर पूछा जाता है जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार। जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार, ये बताया भी अभी हमने, क्या कितने प्रकार के होते हैं स्वर जाति के आधार पर। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि जाति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार, जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने, तो इसमें उत्तर आता है 2। कौन कौन से, पहला तो होता है सजातीय स्वर और दूसरा होता है विजातीय स्वर। देखो पुस्तकों में क्या दिया हुआ है, कहीं कहीं दिया हुआ है क्या सजातीय स्वर की परिभाषा दे देगी, विजातीय दे देगी, लेकिन ये बात नहीं बताई गई कि जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार हैं। जितने सजातीय स्वर वो होते हैं जितने दीर्घ संधि में प्रयुक्त होने वाले सभी स्वर, प्रयुक्त होने वाले स्वर सजातीय स्वर कहलाते हैं। एक परिभाषा ये भी, क्योंकि संधि स्वर भी बोलते थे, दोनों को संधि स्वर बोला है, लेकिन सजातीय कौन से होंगे, जिसमें दीर्घ संधि में प्रयुक्त होंगे, क्योंकि इसके बाद संधि का ही ट्रैफिक होगा। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, आ बताया भी गया था, ई उ और क्या उ, ये सजातीय स्वर हुए। इसका विजातीय स्वर क्या होते हैं, अन्य जाति के स्वर। विजातीय स्वर क्या होते हैं, अन्य जाति के स्वर, वहां पर ही बताया था। अन्य जाति के स्वर कौन कौन से आएंगे, जो बचा ए ओ और क्या औ। ये बात हो चुकी है, इसलिए इसमें ज्यादा जोर देना उचित नहीं समझ रहे हैं, आपको बात समझ में आ रही है। बस ये समझना कि दीर्घ संधि में इनका प्रयोग हो रहा है, होता है, तो दीर्घ संधि में प्रयुक्त होने वाले स्वर सजातीय स्वर कहलाते हैं। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है स्वरों से कि दीर्घ संधि में निम्नलिखित में से किस स्वर का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर ये दोनों बातें दी गई होंगी, या तो दोनों सही करा रहा होगा या तो एक को, दोनों सही कराएगा। सजाती पहला विकल्प, दूसरा विजाती, फिर लिखा होगा दोनों, फिर लिखा होगा इनमें से कोई नहीं।
तो हमारा कौन सा विकल्प हम चुनेंगे? सजातीय स्वर। उम्मीद करते हैं जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार समझ में आ गए होंगे। आगे चर्चा करेंगे।